हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी, जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कहानियाँ, कुछ थ्रिलर, कुछ क्रिमिनल और कुछ हॉरर। आप लोगों को हॉरर कहानियाँ इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है दोस्तों कि मैं बैक टू बैक हॉरर स्टोरीज ही आपके लिए ला रहा हूँ। और आज की कहानी भी ना गजब की कहानी है। ये कहानी है हमारे शहर हल्द्वानी की। कहानी दोस्तों बहुत ही गजब है और मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरी सुनोगे। ये कहानी दोस्तों हल्द्वानी में रहते एक व्यक्ति की है जिसका नाम है कमलेश। हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है हल्द्वानी में जिसका नाम बॉबी है और वो बॉबी का दोस्त है, तो उसके थ्रू ये कहानी मेरे तक आई है और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं जो हर बार मैं देता हूं कि देखो इस कहानी में और इससे पहले सारी कहानियों में जितने भी किरदार हैं उनके नाम मैंने चेंज करे हैं, जो जगह के नाम है वो भी मैंने चेंज करे हैं। कोई भी नाम एज इट इज नहीं है क्योंकि किसी को भी हमारी वजह से समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग वो लड़ाई की मत करा करो कमेंट सेक्शन में कि असली है नकली है, मैं तो वहीं रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियसली नाम सब बदले जा चुके हैं, बट ये जितनी भी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं सारी की सारी रियल स्टोरीज ही हैं। तो चलो दोस्तों इसी बात पे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये आज से करीबन 10 साल पुरानी है और 10 साल पहले कमलेश की फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे कमलेश और उसके सारे भाई बहन अनाथ हो गए। दोस्तों ये जो कहानी है ब्लैक मैजिक की कहानी है, ये आज से करीबन 10 साल पहले हुए हुए किस्से के ऊपर है। और इतना खतरनाक ब्लैक मैजिक हुआ था कमलेश की फैमिली पे कि कमलेश का पूरा परिवार उजड़ गया। कमलेश और उसके सारे भाई बहन अनाथ हो गए। सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कमलेश के का बैकग्राउंड बताता हूँ। कमलेश की एक छोटी सी फैमिली है। कमलेश है, उसका एक भाई और है और एक छोटी बहन है और साथ में मम्मी और पापा है। अब अंकल और आंटी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ये लोग पहले मतकोट में रहते थे, वहीं के रहने वाले थे। मतकोट एक जगह है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हिमालयस के पास है, काफी आगे। तो ये लोग वहां रहते थे। फिर अंकल का ट्रांसफर हुआ हल्द्वानी में, तो ये लोग सब हल्द्वानी आ गए और फिर हल्द्वानी में ही अंकल और आंटी दोनों अपनी जॉब करने लगे और ठीक ठाक कमा भी लेते थे। सरकारी जो टीचर्स होते हैं आपको पता है उनकी अच्छी सैलरी रहती है। और धीरे धीरे अंकल ने हल्द्वानी में अपना घर बनाया, जमीनें खरीदी और अब वहीं पे लोग अच्छे से रहते थे। अंकल और आंटी अगर मैं आपको बताऊं तो अंकल बहुत ही सीधे से आदमी, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना एकदम गाय आदमी। किसी से ना लड़ाई करना ना झगड़ा करना, घर की जिम्मेदारियां भी आधा आधा बांटना। वो दिन भर जॉब करके आते थे, आने के बाद अपना घर पे वो खाना भी इनके लिए बनाते थे। मतलब उस तरह के व्यक्ति होते ना, एकदम एकदम गाय आदमी। और आंटी रिलीजियस लेडी, बहुत ही तमीज से। हमेशा जो कमलेश और उसके परिवार को जो वैल्यूज सिखाई गई, जो प्रिंसिपल सिखाए गए कि देखो किसी से लड़ना नहीं है, किसी का खराब नहीं करना है, अपनी अपनी मेहनत का हर आदमी खाता है कमाता है, आप भी मेहनत करके ही कमाना, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे इस परिवार का पूरा जो एक स्पिरिट है, जो फैमिली की एक स्पिरिट होती है, वो कितनी अच्छी और प्योर है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कमलेश की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, कमलेश की फैमिली में दादा दादी नाना नानी कोई भी नहीं था, उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, कमलेश की 2 बुआएं थी, एक का नाम था गीता और एक का नाम था शिखा। उन दोनों ही बुआओं की शादी हो चुकी थी। तो एक बुआ की शादी हुई थी मुंशियारी में और एक बुआ की शादी हुई थी खटीमा में। अब देखो किस्मत की बात है, जो मुंशियारी वाली बुआ थी जिसका नाम था गीता, तो वो बहुत वेल्दी नहीं था आदमी। मतलब ऑब्वियसली गांव में कैसे ही होता है ना, आपको पता ही है, गांव में जो शादियां होती है गांव के लोग रहते हैं वैसे ही था। और शिखा बुआ की शादी हुई खटीमा में। खटीमा भी एक जगह है हल्द्वानी के पास ही है। तो वो जिस फैमिली में गई वो फैमिली थोड़ी वेल्दी थी, उनके पास पैसा था, वो व्यापारी थे। तो शिखा बुआ थोड़ी अमीर हो गई। अच्छा, ये दोनों गरीब अमीर तो हैं पर आपस में इन दोनों की बिल्कुल बनती नहीं थी, बिल्कुल 36 का आंकड़ा। अब जो मुंशियारी वाली बुआ है गीता बुआ का इंटरेक्शन कमलेश और कमलेश की फैमिली से बहुत ज्यादा था। वो हर 2-3 दिन में फोन करती थी, इनके पिताजी से बात करती थी, दादा आप कैसे हो, भाभी आप कैसी हो, बच्चे ठीक है कि नहीं। और वो ना आते जाते भी रहती थी। वो मतलब ये होता था कि महीने में एक बार तो हल्द्वानी आती थी 2-4 दिन के लिए रहने के लिए। पर जो दूसरी बुआ थी शिखा बुआ, वो इनसे ना बहुत कम इंटरेक्ट करती थी। जैसे महीने में कभी एक बार फोन हो गया, नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, साल में एक बार कभी मिलने आ गए, वो अपनी लाइफ में मस्त है। तो अंकल और आंटी से ना गीता बुआ बहुत ज्यादा क्लोज थी और शिखा के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं इनका। दोस्तों इन दोनों बुआओं का आप ध्यान रखना क्योंकि यही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। अब चलो अंकल आंटी पे वापस आ जाते हैं। अब अंकल आंटी का ना फिक्स रूटीन था। अपना सुबह अपना जॉब पे जाना है, इन्होंने टीचिंग करनी है, 2-3 बजे तक ये लोग घर वापस आते थे। घर आके फिर लंच कुक करना है एंड देन एक होता है ना फिक्स रूटीन जो होता है, बिल्कुल वैसा रूटीन फिक्स था। चलो अब कहानी पे दोस्तों वापस आते हैं। ये कहानी आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। अब कमलेश की जो फैमिली है यहाँ पे वेल सेटल हो चुकी थी। कमलेश करीबन 14 साल का था, इसके भाई बहन 10 और 12 साल के थे, मतलब छोटे बच्चे ही थे ये लोग।
अंकल आंटी अपनी जॉब कर ही रहे थे, अपने प्राइम में थे, अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। अब यहाँ पे जब अंकल सेटल हो गए तो अंकल ने धीरे धीरे करके छोटी छोटी ज़मीनें खरीदना दोस्तों शुरू किया। कभी थोड़ी सी ज़मीन ले ली 1 लाख की, कभी 2 लाख की, और ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी बड़ा लैंड अपने लिए जोड़ लिया था। अब हुआ क्या कि हल्द्वानी में सडनली प्राइजेस बढ़े, तो वो जो लैंड लाखों की थी वो करोड़ों की हो गई। और जब करोड़ों की हुई ना, तो पूरे गांव में हर जगह हल्ला मच गया कि अरे यार फलाना फलाना इनका तो यार चल पड़ी, इनके तो ना लैंड बड़ी महंगी हो गई। अब लैंड के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, आपको आगे पता चलेगा, अभी आप कहानी को ध्यान से सुनना। अब मैं आपको गीता बुआ के बारे में बताता हूँ, जिनका इस कहानी में मेन रोल है। अच्छा, गीता बुआ जो है वो मुंशियारी में उनकी शादी हुई हुई थी। ऑब्वियसली क्योंकि गरीब परिवार में शादी हुई हुई थी, तो वो वैसे ही थोड़ी सी खुश नहीं रहती थी उस चीज़ से। उनका जो परिवार था, गाँव का परिवार था, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स तो होता ही है। तो लिटरली उनको जिस तरह से वहाँ पे रखा जाता था कि सारा काम खुद ही करना है, लेबरी बिल्कुल जो काम है सब खुद ही होगा वहाँ पे। और बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि कोई भी चीज़ गलत है तो वो इन्हीं की वजह से है। आदमी गलत नहीं होता, औरत गलत होती है। इनका जो पति है वो भी एकदम नशेड़ी था। वो नशे करके घर आता था, और अगर उसको मना करो तो वो इनको मारता था, पीटता था और बहुत अब्यूज़ करता था। और वो जो नशे करता था उसका भी जो सारा ब्लेम है वो गीता बुआ पे ही डाला जाता था कि भैया तेरी ही वजह से ये बिगड़ रहा है, जबकि वो बेचारी की क्या गलती थी, है ना। तो गीता बुआ जो है अपनी लाइफ में थोड़ी सैड थी, वो सैड थी। उनको था मतलब एक होता है ना अंदर से खुशी होती है, वो नहीं आती उनमें खुशी। तो वो क्या करती थी कि हर दूसरे तीसरे दिन अंकल को कॉल करती थी कि दादा आज मेरे साथ ये हो गया, आज तो मुझे मारा, और वो रोया करती थी। तो एक होता है ना कि ऑब्वियसली कोई भी भाई नहीं चाहेगा उसकी बहन दुखी हो, पर अगर मेरी बहन दुखी है और मुझे वो डेली डेली फ़ोन कर रही है, तो आप समझ रहे हो मेरा भी कितना नेगेटिव हो जाएगा माइंड। तो इनकी जो फैमिली है ना, गीता बुआ को एक इस तरह से देखा जाता था, सारे बच्चे गीता बुआ को इस प्रकार से देखते थे कि गीता बुआ जो है एकदम दुखी रहती है, और जब भी फ़ोन करती है तो शी इज़ नेवर अ गुड न्यूज़। वो हमेशा कुछ गलत न्यूज़ ही देगी, हमेशा कुछ गलत ही बताएगी, नेगेटिव ही बताएगी। पर कहते हैं ना वक्त एक सा रहता नहीं है। अब गीता बुआ की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आई। गीता बुआ गॉट प्रेग्नेंट, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो हर कोई खुश हो गया कि चलो अब क्या है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बच्चा आएगा तो इसकी ज़िंदगी बदलेगी, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीने हो गए, और छठे महीने में गीता बुआ एक दिन कॉल करती है अंकल को और ज़ोर-ज़ोर से रोती है। वो ज़ोर-ज़ोर से रो के कहती है कि भैया मुझे यहाँ पे ना बहुत काम करा रहे हैं मेरे से, लेबर बना दिया है मुझे, और मेरे बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आप मुझे अपने पास बुला लो। अब ऑब्वियसली अगर किसी भाई को बहन ऐसी बात बोलेगी तो रुकेगा वो, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल फटाफट से गीता बुआ को हल्द्वानी बुला लिया और उनको बोला कि ऐसा है, आप डिलीवरी तक आप हमारे साथ रहो, डिलीवरी भी आप हल्द्वानी में ही करो, क्योंकि थोड़ा विकसित विकसित शहर है ना, यहाँ पे डिलीवरी मेडिकल फैसिलिटीज बेटर है। तो गीता बुआ हल्द्वानी आ गई और हल्द्वानी में इनके साथ ही रहने लगी। अच्छा, 2-3 महीने जब वो यहाँ पे रही तो वो जो नेगेटिविटी थी उनकी काफी हद तक कम हो गई। बट देन 9वें महीने उनको सुबह सुबह पेन हुआ और ये लोग रश करके गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में लेबर पेन जैसे होता है वहाँ पे इनकी डिलीवरी हुई। अब जब डिलीवरी हुई दोस्तों, यहाँ से कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। डिलीवरी हुई तो देखा कि जो बच्चा था वो ऑलरेडी मर चुका था। वो एक मरा हुआ बच्चा था, और वो सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे नहीं मरा था, वो कुछ टाइम पहले ही मर चुका था, क्योंकि वो हल्का हल्का सा उसकी बॉडी बच्चे की खराब भी हो रही थी, सड़ भी रही थी। तो डॉक्टर ने बताया कि पेट के अंदर ही कैजुअलिटीज की हो गई थी, और अच्छा हुआ निकल गया, अंदर इन्फेक्शन और जहर फैला नहीं इतना। पर उस बच्चे की जो डेथ थी उसने गीता बुआ को और ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया। कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, एक बच्चे की होप लगा के बैठा है, और अगर उसका बच्चा भी मर जाए, वो भी पेट के अंदर से मरा ही निकले, आप सोचो तो कैसा फील होगा। तो गीता बुआ जो है ना बहुत डिप्रेशन में चली गई, उनको बीपी का भी इशू होने लगा, उनको ना ऐसे वहम भी होने लगे। और इस दौरान जब वो घर पे थी बच्चे की डेथ के बाद, वो एक बात जोर जोर से बार बार कहती थी कि मेरे को ना दादा किसी ने कुछ खिला दिया है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को ना किसी ने कुछ खिला दिया है, मेरे लिए कुछ कर दिया है। अब ऑब्वियसली कोई परेशान व्यक्ति, डिप्रेस्ड व्यक्ति अगर ये बात बार बार बोल रहा है तो आप इग्नोर ही मारोगे, आप सोचोगे कि चलो ये परेशान है यार, इसको लग रहा है, वहम हो रहा है, कौन खिलाएगा इसको, कौन करेगा इसके लिए, है ना, ऐसा कुछ। पर वो बार बार ये बात बोलती थी। फिर इसके बाद करीबन 3-4 महीने बाद जब वो फाइनली घर वापस गई, तो 1-2 दिन बाद उनका कॉल आया अंकल को दोबारा से कि दादा मैं कहती थी ना मेरे को किसी ने कुछ खिलाया है, मेरे को यहाँ गाँव में ना बाबा जी हैं, बाबा जी मिले और बाबा जी ने मुझे बोला है कि तेरे को किसी ने कुछ खिलाया और तेरे घर का ही है वो, तेरा खून है वो। और ऐसी बात उन्होंने बोली जब, तो अंकल भी हैरान हो गए कि इसको किसी ने कुछ खिला दिया, अगर इसको किसी ने कुछ टोटका करके खिला दिया है तो घर का कौन होगा यार, घर में तो हम ही लोग हैं। तो उन्होंने बोला गीता को कि गीता तू पागल वागल हो गई है, तू परेशान बहुत है, कौन खिलाएगा तेरे को घर का। वो कहती तुम्हें पता नहीं है, मेरे से वही चिढ़ती है ना, मेरे से शिखा वो चिढ़ती है, उसको मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, उसी ने मेरे को खिलाया है।
अब मैंने आपको बताया था ना, गीता और शिखा की आपस में बनती नहीं बिल्कुल। ये दोनों बुआओं की आपस में 36 का आंकड़ा, मतलब भयंकर लड़ाई थी। तो गीता बुआ जो है डायरेक्टली एक्यूज करने लगी शिखा बुआ को, और वो कहने लगी कि बाबा ने मेरे को बोला है कि मैं तेरे को खिलाया है और तेरी वजह से तेरा बच्चा मरा है। अब गीता बुआ की बातों से ना, अब होता ही है ना कि ऑब्वियसली, क्योंकि अंकल को भी पता है कि भैया गीता और इसकी शिखा की बनती नहीं है। और शिखा का ना जो एटीट्यूड है शिखा बुआ का, वो हमेशा जैसे इनके घर भी आती है ना, तो हमेशा इनकी कमियां निकालना। अरे ये तुमने क्यों खरीद लिया है, तो बेकार है, थोड़ा बेटर वाला खरीद लो। अरे तुमने ये चिटकनी इस कलर की क्यों ले ली, अरे बेडशीट ढंग की बिछाओ। हर चीज़ में होता है ना, उनको एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। और गीता को तो वो इतना नेगेटिव बोलती थी कि ये इस औरत को तुमने सर पे चढ़ा रखा है, बिगाड़ रखा है, ये निकट्टू है, ये किसी काम की नहीं है। और बार बार शिखा बुआ ये कहती थी कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में पीछे पड़ी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये तुमसे प्यार मोहब्बत कर रही है ना, ये बहुत हरामी है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर कोई आदमी बार बार ये बात बोलेगा तो उसकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। तो अंकल को भी शिखा जो है ऑलरेडी नेगेटिव लगती थी, और जब गीता ने ये बात बोली टोना टोटके वाली, अंकल ने घर में किसी से डिस्कस तो किया नहीं, पर कहीं ना कहीं अंकल के मन में भी शक तो आ ही गया। और शक गलत भी नहीं था, क्योंकि जो शिखा है वो थी इतनी रूट टाइप की और ना इनसे कोई लेना देना रखती थी वो। अब इस किस्से के लगभग लगभग एक हफ्ते बाद शिखा आई। अब जब शिखा बुआ घर पे आई इनके, तो शिखा बुआ जैसे घर पे आई, थोड़ी सी उन्होंने बातें करी, फिर उन्होंने बिचिंग शुरू कर दी। दादा, आपने इसको गीता को हलवानी क्यों बुला लिया? गाँव में बच्चा करने देते ना उसको, आप ऐसी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो? कल के दिन तो आपके घर में आके बैठ जाएगी ये। और मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको पहले बता रही हूँ, आप देख लेना, ये आपके घर पे बैठ जाएगी, हिस्सा मांग लेगी आपसे ये, मैं आपको बता रही हूँ पहले ही। शिखा बुआ कहती, मेरे को तो ये ना गीता के इरादे भी सही नहीं लगते हैं। और जब ये बात बोली ना, एकदम से अंकल को गुस्सा आया और अंकल ने उन्हें डांट दिया। अंकल बोलते हैं, यार वो एक तो वैसे इतनी परेशान है, ठीक है, वो चाहे गरीब हो, कुछ हो, दुखी है ना, परेशान है ना, तो उसके पीछे क्यों पड़ जाती है भाई? तेरे को कुछ काम नहीं है? और गीता गीता गीता, अरे जीने तो उसको जिंदगी। एक तो वैसे उसके परिवार में पैसे नहीं है, परेशानी से चल रही है, अगर अपने भाई के पास आ भी गई, तेरे को क्या दिक्कत है? तो तू उसके पीछे मत पड़ा कर, और तू कुछ और बात कर भाई, मेरे से बातें मत कर। अब अंकल की डांट के बाद शिखा बुआ चुप तो हो गई, पर शिखा बुआ का जो फेस था ना, वो देख के पता चल रहा था कि वो अंदर अंदर कितनी उनको चिढ़ मच रही है। और क्योंकि अब एक हफ्ते पहले ही गीता बुआ ने बोला था कि इन्होंने कुछ टूना टोटका वगैरह करा हुआ है, तो ये चीज़ें ना कुछ कुछ समझ में तो आ रही थी। होता है ना कि आप रिएक्ट नहीं करते, पर आपको दिख तो रहा होता है कि यार ये कुछ तो लफड़ा चल रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। खैर, इस बात को 2-3 महीने बीत गए थे, और एक दिन मुंशारी से फ़ोन आता है अंकल को गीता बुआ के घर से। और वो फ़ोन कहता है कि तो गीता बुआ का जो हस्बैंड है, उनकी डेथ हो चुकी है। वो बाइक चला के आ रहे थे, और शायद उनकी बाइक डिसबैलेंस हुई और वो पहाड़ से नीचे गिर गए और सीधे हेड इंजरी हुई और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये खबर जैसे अंकल के पास आई, तो सबसे पहले उन्होंने गीता बुआ को कॉल किया, और गीता बुआ जोर जोर से रोने लगी। गीता बुआ ने बताया कि पति को मरे हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, और इसके जो सास ससुर हैं और जो गांव वाले हैं, वो इस घटना के लिए भी जिम्मेवार गीता को ही ठहरा रहे हैं, और गीता को टॉर्चर कर रहे हैं और हैरेस कर रहे हैं। अब ये सुन के अंकल को बहुत ही गुस्सा आ गया कि यार, पति मर गया एक्सीडेंट में, तुम मेरी बहन को हैरेस कर रहे हो। अंकल ने गीता को बोला, तू अभी अपना सामान उठा, जो भी तेरे पास है, और लेके आ मेरे पास, नहीं जाएगी तू वहाँ, तू मेरे साथ ही रहेगी। और जैसे अंकल ने बोला, तो गीता बुआ ने जितना भी सामान था उनका वो पैक किया, और वहाँ से हल्द्वानी के निकल गई। अच्छा, मुंशारी में गीता बुआ और उनके हस्बैंड का ना एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म था। वहाँ पे अलग अलग तरह के मुर्गे वगैरह इन्होंने पाले हुए थे। तो जब वो वहाँ से निकल रही थी, तो वो अपने एक वहाँ पे रहते थे बगल में पड़ोसी, तो उनको उन्होंने बोल दिया कि ये जो मुर्गे हैं ना, आप इनको बेच देना, और जो भी पैसे होंगे मुझे भिजवा देना, मैं निकल रही हूँ। अब उसी पोल्ट्री फार्म में ना 4 मुर्गे थे कड़कनाथ। कड़कनाथ ना एक काले रंग की मुर्गी होती है, और वो पूरा ब्लैक होती है, बहुत ही ना डरावनी सी लगती है, वो देखने में एकदम कौवे जैसी लगेगी आपको देखने में। पर कहते हैं कड़कनाथ का जो मीट है बड़ा महंगा होता है, तो इनके पति ने इसलिए कड़कनाथ वहाँ पे पाला हुआ था कि कड़कनाथ जनरली पहाड़ी एरिया में होता नहीं है। अब बुआ तो अपनी लटी पट्टी लेके हल्द्वानी आ चुकी हैं, साथ में वो मुर्गे भी ले आई हैं, और अंकल का जो बैकयार्ड था ना, वहाँ पे इन्होंने छोटे से वो बाड़ा सा बना के वहाँ मुर्गे रख दिए। अब ये लोग नेक्स्ट डे अपने काम पे चले गए, अंकल आंटी दोनों चले गए स्कूल, और बच्चे भी अपना स्कूल चले गए। अब जब ये दिन में स्कूल से वापस आए, तो बुआ बोलती कि दादा, मैंने ना आपके लिए खाना बना रखा है। तो ये लोग बड़े खुश भी हुए, बड़े हैरान भी हुए कि यार 2 दिन पहले पति मरा है, देखो, मतलब शी इज होल्डिंग अप नाइसली, है ना, क्योंकि इनको तो यही डर लग रहा था कि यार ये तो अब रोएगी, कई महीनों तक परेशान रहेगी। पर इनको खाना वो सर्व करती है, तो देखते हैं खाने में मुर्गा है। तो अंकल बोलते हैं, मुर्गा क्यों बनाया तूने? तो कहती नहीं, वो मुर्गे एक्चुअली थे, तो अब वो मर जाएंगे, एक एक करके खा ही लेना आप लोग। तो अब अंकल ने कहा, यार बड़ा ही अजीब लग रहा है, क्योंकि एक फीलिंग भी नहीं आती ना। नॉनवेज आप खाते हो एक सेलिब्रिटी वे में खा लेते हो, अच्छा खाना खा रहे हो आप, अब किसी के, आपकी बहन का पति मरा है, आप थोड़ा मुर्गा खाओगे। तो ये तो अंकल को समझ में आ गया कि भाई उनकी जो बहन है, ये चाहे जो भी वजह हो, चाहे इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, ये हल्की सी खिसक तो गई है। पर फिर भी अंकल ने ना ज़्यादा कोई बॉदर नहीं किया, मतलब ऐसा ना कोई मुद्दा नहीं बनाया उन्होंने।
उन्होंने कहा चुपचाप खा लेते हैं, तो सबने चिकन खा लिया। इन्होंने अपनी बहन को भी ऑफर किया, गीता को, तो कि गीता तू भी खा। कहती नहीं दादा, अभी तो पति मरा है ना, अभी तो 11 दिन तक क्रिया वगैरह होती है ना पहाड़ों में, तो 11-12 दिन तक इस तरह से आप खा नहीं सकते। वैसे तो 1 साल तक नहीं खा सकते, पर 11 दिन तक तो बिल्कुल ही टच नहीं कर सकते आप। तो मना कर देती हैं। तो चलो ठीक है, ये लोग मुर्गा वुर्गा खा लेते हैं और नॉर्मल लाइफ चलती है। अब नेक्स्ट डे ये लोग आते हैं स्कूल से वापस, तो ये देखते हैं कि यार एक मुर्गा कम है। इस दिन से आने वाले 3 दिनों तक हर दिन एक एक करके एक मुर्गा मर जाता है। अब वो समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या हो रहा है, क्योंकि जो मुर्गा मरा हुआ होता था वो एकदम पत्थर की तरह ना, ठंडा और पत्थर की तरह हार्ड। ऐसा लगता था कि बस चलते चलते एकदम हार्ट स्टॉप हो गया उसका और वो मर गया। और ऐसे ही एक मुर्गा मरा, फिर दूसरा मुर्गा मरा और फिर तीसरा मुर्गा भी मर गया और मुर्गे सारे खत्म हो गए। तो जब भी मुर्गा मरता था ना, तो गीता वो यही बोलती थी कि ये सब हमारे ऊपर जो ये काला जादू वगैरह करा जा रहा है ना दादा, ये मुर्गे इसलिए मर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अब अंकल ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव तो करते नहीं थे, पर हाँ उनको हल्का हल्का माइंड में शक तो था कि यार कुछ तो हो रहा है। क्योंकि इनकी जो बहन है गीता, जो कि इतनी प्यारी है इनसे, है ना, इनसे बात करती है, इनके घर रहने आती है, इनको इतना अपना मानती है, उसकी ज़िंदगी देखो आप। एक तो वैसे ही खराब थी ज़िंदगी, वैसे ही उतनी अच्छी नहीं थी, ऊपर से पति भी मर गया, घर वालों ने घर से भी निकाल दिया, बच्चा भी मर गया, हर चीज़ नेगेटिव हो जा रही है। और अब वो मुर्गे लाइए तो एक एक करके मुर्गे भी मर गए, और सारे के सारे मुर्गे मरे भी मिस्टीरियस डेथ, ऐसे भी नहीं कि नॉर्मली मर गए हों। तो कहीं ना कुछ तो चल रहा था, अंकल को भी समझ में आ रहा था। पर फिर वो यार अपनी नॉर्मल लाइफ में आदमी बिजी है, काम वाम कर रहा है, कहाँ इन चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाता है ना। कभी वो अंकल से बोलती थी कि दादा मेरी आज कमर में बहुत दर्द हो रही है, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। कभी वो कहती थी दादा मेरे को वॉमिटिंग हो गई बहुत ज़्यादा, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और ऐसे ही करीबन करीबन 3-4 महीने तक चलता रहा। 3-4 महीने बाद बुआ ने इतना खतरनाक बात बोल दी ना, जिसने सबको हिला दिया। बुआ ने एक दिन सबको इकट्ठा करा घर में, लिविंग रूम में सबको बैठाया, यानी कि अंकल आंटी बच्चे। और बुआ ने बताया कि दादा मेरे पे ना, जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरे सपने में कोई आता है और मेरे साथ नींद में ना गलत काम करता है। और जो है मैं अपनी बॉडी ना मूव ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ गलत काम होता है और मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और ये बोल के वो जोर जोर से रोने लग गई। अब आप सोच रहे हो, इतनी खतरनाक बात कोई आपको बताए तो आप कैसे इग्नोर कर दोगे। तो अंकल ने भी उसको फिर गले वले लगाया, उसने बोला कोई नहीं, तू परेशान मत हो, हम जाते हैं किसी अच्छे पंडित जी के पास जाते हैं, कुछ बढ़िया आदमी को दिखाते हैं, तो दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। और वो गीता ना रोए जा रही है रोए जा रही है। अब बुआ ना इनके साथ जब रहने लगी, तो बुआ पहले इनके लिविंग रूम में सोती थी। अब लिविंग रूम में जब वो सोती थी ना, तो कोई भी आएगा जाएगा वहाँ से गुजरेगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उनकी भाभी हो या उनके दादा हों। तो बुआ का ये नेचर ना हमेशा नेगेटिव बातें करने का था। वो हमेशा बोली कि मेरे को ना एकदम से दरवाजे के बाहर कोई दिख गया, मेरे को ऐसी घबराहट हो रही है, मेरे को लग रहा है मेरे साथ ना किसने कोई कुछ कर रहा है वहाँ, वो मेरे शिखाना कुछ कर रही है मेरे लिए, मेरे को लग रहा है, मेरे को ना घबराहट सी हो रही है। वो बार बार ने नेगेटिव बातें बोला करती थी। अब उन नेगेटिव बातों से ना अंकल ने देखा कि यार ये घर का ना माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है, कि बच्चे हैं यार वो डर रहे हैं, इन चीज़ों में विश्वास करने लगेंगे, लाइफ लॉन्ग वो डर जाएंगे। तो अंकल ने कहा कि यार तेरे लिए ना गीता मैं एक रूम बनवा देता हूँ, तेरे को भी अपनी प्रिवेसी चाहिए। अंकल ने छत में एक 2 छत्ती टाइप का बढ़िया सा बना के गीता बुआ को वहीं पे शिफ्ट कर दिया। अब गीता बुआ वहाँ रहने लग गई। अब 4-5 दिन तो बड़ी शांति हो गई, क्योंकि वो अपने रूम से कभी कभी आती थी बाहर, आएंगी खाना वाना खाएंगी, फिर अपने रूम में चले जाएंगी। तो नीचे भी जो इनका घर था जहाँ लोग रहते थे, उसका माहौल थोड़ा बेटर होने लगा। पर उसके बाद गीता बुआ ने ऐसी बात इनको बोल दी जिससे घर का माहौल हमेशा के लिए खराब हो गया। एक दिन जोर जोर से गीता बुआ दौड़ के आई छत से, और जोर जोर से रोते हुए वो आई और सीधे आके वो अंकल के गले लग गई। और अंकल से गले लग के बोलती है कि दादा दादा मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो अंकल ने पूछा उनसे कि क्या हो गया, क्या हुआ गीता। कि दादा मेरे साथ ना एक्चुअली रात को मेरे साथ कोई गलत काम कर रहा है, मेरे को मैं हिल नहीं पाती हूँ, और मेरे साथ कोई आता है रात को और गलत काम करता है, मैं उसको देख नहीं पाती हूँ, वो एक परछाई सी होती है, पर दादा मेरे साथ 2-3 बार गलत काम हो गया है। और ये बोल के वो जोर जोर से रोने लगी। अगर किसी की बहन ऐसी बात बोल रही है तो कौन ऐसा भाई होगा जो इतनी बड़ी बात से डिस्टर्ब नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अंकल को लगता तो था ही कि इसके साथ कुछ गलत तो हो ही रहा है, क्योंकि बार बार आदमी क्यों कंप्लेन करेगा। तो खैर अंकल क्या करते हैं, अंकल ने गीता बुआ से बोला कि तू शांत हो जा, अब हम ना किसी बढ़िया बाबा से मिलने चलेंगे और वहाँ तेरे को दिखवाएंगे, और जो भी तेरे लिए कर रहा है फिर देख, मैं उसको ना छोड़ूंगा नहीं, तू टेंशन मत ले। और किसी तरह से गीता बुआ को उन्होंने शांत किया, और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस मामले में हमारी हेल्प कर सके। अब अंकल किसी गुरुजी की खोज कर ही रहे थे कि इसी दौरान शिखा बुआ का भी घर आना हो गया, और इट वॉज अ सरप्राइज विजिट। शिखा बुआ ने किसी को बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। तो जब वो आई तो घर के अंदर आई और उसने देखा गीता, और गीता बुआ को देख के उसकी तो चवन्नी खिसक गई। तो उन्होंने सीधे जाके अंकल को पकड़ा और अंकल को बोला आपने इसको घर के अंदर कैसे घुसने दे दिया, मैंने आपको इतना समझाया है, ये घर पे लाने लायक है क्या।
और आपने इसके लिए छत पे रूम भी बना दिया है। आप पागल तो नहीं हो गए हो? अब ये सब लोग बड़े ही परेशान, एक तो वैसे वो दुखी है, ऊपर से शिखा वो आके वहाँ चिल्ला रही है। तो अंकल ने उसको डांट दिया कि शिखा तू फिर आ गई है और फिर इसके पीछे पड़ गई है, तू अपना काम करना, तू क्यों आई हल्द्वानी और तू बता के क्यों नहीं आई हमें? मैं तो एक शादी के लिए आई थी और मैंने सोचा आके आपसे मिल लूँ और देख रही हूँ इसको यहाँ आई हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, पछताओगे, मेरे से मत बोलना फिर। मेरी बात नहीं मानोगे ना तो आप सब रोगे, रोगे आप सब। और ऐसा बोल के वो घर से चले गई। अब शिखा हुआ तो बदतमीजी करके चले गई। अंकल वगैरह ने जैसे तैसे मैनेज किया और अपनी डे टू डे लाइफ में जो वो अपना रेगुलर हो गए। वो शिखा बुआ के इनके घर आने के 2 दिन बाद इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो गया जिससे इनकी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई। दिन के करीबन 2-2:30 बज रहे होंगे और आंटी इन सब लोगों के लिए लंच कुक कर रही थी कि एकदम से आंटी की चिल्लाने की आवाज आती है, कम्मू कम्मू कम्मू। ये भाग के कमलेश जाता है किचन में और देखता है कि मम्मी एक कोने में बैठी हुई है और चिल्ला रही है जोर जोर से, सांप सांप, किचन में सांप है, सांप सांप। और कमलेश देखता है मम्मी को, फटाफट मम्मी को उठाता है और ये लोग सब घर से बाहर भाग जाते हैं। और ये लोग घबराए हुए एकदम घर के बाहर से फोन ऑन करते हैं। तो ये जो वन विभाग होता है ना, वहां पे कॉल करते हैं कि सर हमारे घर में ना सांप घुस गया है और प्लीज प्लीज आप उसे हटवाइए, वो बहुत बड़ा सांप है। और आंटी चिल्लाई जा रही है, एक नहीं है 5-6 हैं, काले रंग के 5-6 सांप हैं। ओ बाप रे, बहुत बड़ा सांप था वो तो, अरे वो तो मेरे बिल्कुल डब्बा खोलते निकल गया। और वो चिल्लाई जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तब तक अंकल भी आ जाते हैं और अंकल कहते हैं अरे कोई बात नहीं, सांप आगे आ गया तो कोई निकल जाएगा। फिर वो लोग वेट करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, अपनी पूरी टीम लेके आते हैं, क्योंकि आंटी ने बोला होता है 5-6 सांप है। तो वो लोग खूब सारा वो स्नेक कैचिंग वाला सामान लेके आते हैं, इनके घर के अंदर घुसते हैं और पूरा घर एक एक करके तलाशने लगते हैं। सबसे लोग किचन में जाते हैं तो वहाँ सांप नहीं होते, तो इनको लगता है कि वो सांप हो सकता है घर में इधर उधर कहीं चले गए होंगे। लगभग 6 से 8 घंटे घर में पूरी जब वो तलाशी ले लेते हैं, एक एक कोना देख लेते हैं। वो आके इनको बोलते हैं कि भैया आपके घर में कोई सांप नहीं, आपके घर में सांप है ही नहीं, क्योंकि होता तो कहीं तो जाता। भाई खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, कहाँ गया सांप? और बहुत ही गुस्सा करते हैं इन पे और वो चले जाते हैं। फॉरेस्ट का जो रेंजर होता है वो आता है, इनके पापा मम्मी से बोलता है दोबारा हमारा टाइम वेस्ट किया ना फिर बताएंगे हम आपको, पागल बना दिया है। और ये लोग हैरान हो जाते हैं कि यार अगर सांप नहीं था तो मम्मी इतना रो रही है, डर रही है, घबरा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर चलो अपने घर के अंदर ये लोग चले जाते हैं। आंटी इतनी घबराई हुई होती है, वो कहती है नहीं 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 आज प्लीज़ हम यहाँ नहीं रहते, कहीं होटल ले लेते हैं। पर ये लोग खैर समझाते हैं कि हमें तो डर मत, और सब लोग फिर आंटी को भी घर के अंदर ले जा देते हैं और डे कंटिन्यूज। अब ऐसे दोस्तों 2 दिन बाद ये सेम किस्सा फिर से आंटी के साथ होता है। आंटी अपने रूम में बैठी होती है कि एकदम से वो भाग के आती है, दौड़ के आती है और चिल्लाती है सांप सांप कम्मू सांप, मेरे बेड में सांप है, सांप है, और बाहर भाग जाती है। और ये सब लोग भी ऑब्वियसली डर के फिर बाहर भाग जाते हैं और फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। वो लोग आते हैं और देखते हैं कोई भी सांप नहीं था। अब यहाँ पे अंकल कहते हैं यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यार, ये 2 बार हो चुका है, 1 बार होता तो फिर भी हम मानते। और ऊपर से जो गीता हुआ है वो बार बार इनको ये बोल रही है, देखा मैंने कहा था वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें, मैं तुम्हें पहले ही बोलती हूँ कि शिखा मेरे लिए भी करती है, वो आपके लिए भी करने लग गई है। अब अंकल परेशान है एकदम, अंकल थक गए हैं कि यार ये क्या चल रहा है यार, एक तो ये दोनों बहनों का अलग ड्रामा चल रहा है, मेरी बीवी को सांप दिख रहे हैं, वो परेशान है, दुखी है, हर पूरे घर में एक मातम का माहौल बन गया। अभी जो सांप वाला एपिसोड है ये 2-3 बार आंटी के साथ और होता है, पर इस बार ये फॉरेस्ट वालों को नहीं बुलाते, इस बार ये खुद ही जाते हैं देखने के लिए और वहाँ पे कोई भी सांप नहीं होता है। और ये रियलाइज़ करते हैं कि मम्मी जो है इनकी, आंटी जो है वो हेलुसिनेट कर रही हैं, उनको सांप वगैरह दिख रहे हैं पर वो है नहीं। और इसके बाद वो लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से मिलने जाते हैं। अब इसके बाद 2-3 बार ये सेम एपिसोड फिर से आंटी के साथ होता है। आंटी भाग के आती है कि सांप है, और ये लोग फिर जाते हैं तो कोई भी सांप नहीं होता। अब ये चीज़ अंकल को समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ जो है आंटी के साथ गड़बड़ हो गई है, कोई ना कोई मानसिक इशू इनको हो चुका है कि इनको हेलुसिनेशन हो रही है कि इनके रूम में सांप है पर वहां सांप होता नहीं है। तो गीता बुआ तो इनको फोर्स कर रही थी कि चलो किसी बाबा को दिखाते हैं, किसी तांत्रिक को दिखाते हैं, हम पे काला जादू कर दिया है इन लोगों ने, हमें कुछ खिला दिया है। पर अंकल जो है बहुत लॉजिकली सबसे पहले वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इनको मेंटल प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से इनको ये हेलुसिनेशन हो रहे हैं, और उसका एक लंबा ट्रीटमेंट का उन्होंने प्लान दिया। कुछ दवाइयाँ वगैरह दी कि दवाइयाँ आपने डेली इनको खिलानी है जिसकी वजह से इनको हेलुसिनेशन बंद होगी। हाँ ये है कि छोटी मोटी अंकल ने घर में पूजा वगैरह भी करा ली ताकि दोनों ही चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, और पूजा वगैरह करा के सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पर आंटी की जो तबीयत थी ना वो डे बाई डे डिटोरिएट होने लगी। जब आंटी की तबीयत डिटोरिएट होते जा रही थी तो फिर अंकल को लगा कि यार दवाई तो हम दे ही रहे हैं, साथ में किसी अच्छे पंडित जी, किसी अच्छे बाबा को भी दिखा लेते हैं। तो इन लोगों ने पता करा, तो जहाँ इनका गांव था ना मतकोट, हल्द्वानी से लगभग 8-9 घंटे लगते हैं, तो मतकोट के पास में ही किसी ने इन्हें बताया कि ये कोई बाबा रहते हैं, सिद्धि है उनको,
और वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि अगर कोई किसी ने आपके लिए कुछ गलत करा है तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब बाबा के यहाँ जा रहे थे तो गीता बुआ नहीं गई। गीता बुआ ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ और देख लेना आपको क्या बोलेंगे। वो अंकल ना सिर्फ आंटी को लेके वहां गए गांव में, क्योंकि उनको लगा बच्चों के सामने ये सारी बातें होना, ये सारी चीजें होना उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो गीता बुआ और बच्चे हल्द्वानी रहे और अंकल और आंटी गाँव गए। अब जब वो गाँव गए, उन बाबा जी से मिले तो उन बाबा जी ने सीधे इनको बोल दिया, किसी ने खिलाया है तुम्हें, मारक कराया तुम्हारे लिए, मारक बहुत गंदा जादू कराया किसी ने तुम पे, और तुम्हारा अपना है वो, ये याद रखना तुम। अब यहाँ पे अंकल श्योर थे कि ये जादू टोना कौन कर रहा है। उनको 100% पता था कि ये इनकी बहन शिका ही कर रही है। शायद क्योंकि इन्होंने गीता को घर पे रख लिया, उस वजह से चिढ़के कर रही है, या क्या पता गीता पे उसने कराओ, हम पे भी आ गया है। जो भी कुछ है, अंकल को ये समझ में आ चुका था कि उनकी जो शांत जिंदगी है ना, वो जिंदगी अब बहुत ही टर्बुलेंट हो चुकी है, और वो भी उनकी खुद की बहन की वजह से। अब गांव के गुरुजी ने तो बता दिया था इनको, पर अंकल ना कहीं इन चीजों पे उतना बिलीव नहीं करते थे। वो जादू टोना टोटका ये सब चीजों में ना ज्यादा मानते नहीं थे। और फिर क्या है ना कि वो वापस आ गए। अब उनको भाई ऑब्वियसली जॉब भी करनी है, क्योंकि आंटी तो कई दिनों से जा भी नहीं रही थी स्कूल। अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। तो वो अपने काम में भी व्यस्त हो गए और फिर इन चीज़ों में उतना बिलीव भी नहीं करते थे। हाँ ठीक है, उन्होंने टीका वगैरह लगा दिया, जो खिलाने के लिए विभूत वगैरह दी थी वो कर दी, पर बहुत ज़्यादा इस पर ना उन्होंने इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लाइफ मूव्ड ऑन, ऐसे हफ्ता 10 दिन तक सब कुछ सही चला। अब वो जो बाबा जी थे उन्होंने विभूति भी दी थी और एक ताबीज़ भी दिया था पहनने के लिए, तो आंटी को ताबीज़ भी पहना दिया और विभूति भी वो खाने में मिलाकर उनको दिया करते थे। साथ में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अब ऐसे ही हफ्ता 10 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ नॉर्मल सही यूजुअल सी लाइफ हो गई एकदम से। अंकल भी थोड़ा काम में मन लगाने लगे, काम पे जाने लगे, सब चीज़ें होने लगी नॉर्मल। कि एक दिन आंटी को फिर से सांप वाला एपिसोड हुआ और बहुत ही भयंकर तौर पे हुआ, और इतना खतरनाक आंटी को सांप वगैरह दिख गए घर पे कि वो घर से भाग गई। और उसके बाद ये लोगों को जब पता लगा कि आंटी घर से भाग चुकी है, तो लोगों ने ढूंढा ढूंढा और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद घर से करीबन 4 किलोमीटर दूर सरकारी ऑफिस था किसी चीज़ का, उसके सामने एक पेड़ था, उसके नीचे आंटी बैठी हुई मिली इनको। अब वहां से जब आंटी को घर लाए, पहले तो आंटी मान नहीं रही थी, पर जब वो घर आई उसके बाद आंटी ना बड़ी शांत सी हो गई। बिल्कुल कहते हैं ना कि बॉडी से बिल्कुल सोल ही चले जाती है जैसे, बिल्कुल वैसी सी ही वो हो गई। और इसी के साथ साथ आंटी की तबीयत तो खराब होते होते ही अजीब सा ही कुछ हो गया था। अब बुआ की भी तबीयत खराब हो जा रही थी। उनके लगातार कमर में दर्द, पेट में दर्द। कभी वो दिखाती थी कि देखो मेरे यहाँ निशान सा आया हुआ है, कभी वो दिखाती थी देखो मेरे गले में निशान है, कभी वो कहती थी देखो मेरे कमर में निशान है, मेरे को रात को किसी ने मारा है, मेरे को ये करा है वो करा है। तो कुल मिला के घर का माहौल बहुत ही नेगेटिव, वो बहुत ही खराब हो गया था। अब अंकल बेचारे यार घर भी चलाते हैं और ऑब्वियसली बहुत सारा उनको स्ट्रेस है, अपनी बहन का स्ट्रेस है, अपनी वाइफ का स्ट्रेस है। अंकल का भी ना मेजर वेट लॉस हो रहा था। अंकल का पिछले करीबन 3 महीने में 15 केजी वजन लूज हो चुका था। अब घर का माहौल दोस्तों बहुत ही खराब हो गया था, बहुत ही नेगेटिव हो गया था। पर वही माहौल चलता रहा कि एक दिन इनको फोन आता है शिखा बुआ का, और जैसे ही घंटी बजती है ना ये लोग घबरा जाते हैं। पर अब क्या करते, फोन तो उठाना ही था। तो जैसे वो फोन उठाते हैं तो शिखा बुआ इनको बोलती है, अरे दादा मैं ना हल्द्वानी थी, मैं मिलने आना चाह रही थी, आ जाऊं अभी, आप घर पे ही हो। अब ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। इनको पता है भाई अगर वो फिर से आएगी तो पता नहीं क्या करेगी, पर अब मना भी कैसे करें। तो अंकल बोलते हैं हाँ आजा आजा आजा, मैं घर पे ही हूँ, आजा। इसके कुछ देर बाद शिखा बुआ इनके घर आ जाती है, और जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है वो अंकल को देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। दादा, अरे दादा ये क्या हो गया आपको, आप तो सूख गए हो। अरे भाभी, अरे बाप रे, भाभी 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 को क्या हो गया, भाभी तो बहुत ही बीमार लग रही हैं। और वो बिल्कुल ऐसे रो रही है, गले लग रही है। अब इनके समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ये जेन्युइनली कंसर्न्ड है या ये ड्रामा कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये जो सामने से औरत आ रही है यही शायद रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। और वो जो शिखा है वो भाभी से गले लग के, मतलब कमलेश की मम्मी से गले लग के बिल्कुल रोए जा रही है कि भाभी सुखा दिया आपको, क्या कर दिया आपके साथ। और फिर एकदम से वो देखती है कि ऊपर से गीता बुआ नीचे को आ रही होती है, और शिखा जैसे गीता बुआ को देखती है जोर से चिल्लाती है, कर दिया तूने, कर दिया ना साली, जिस घर में रहती है वहीं तूने छेद करा है, तेरे को पाला है पोसा इन लोगों ने, तू इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। और जैसे वो गीता बुआ की बात बोलते हैं अंकल को गुस्सा आता और अंकल फट पड़ते हैं। कहते हैं शिखा, खबरदार जो उसके बारे में कुछ तूने बोला तो, तेरे को कौन हक देता है बोलने का, क्या कर रही है वो बेचारी, वो खुद परेशान है, उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है और अब हमारी जिंदगी भी खराब हो रही है, और ये कौन कर रहा है मुझे सब पता है, निकल चल घर से। और वो लोग शिखा बुआ को घर से निकाल देते हैं, और वो जाते जाते भी बोले जा रही है, पछताओगे तुम देखना, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, रोगे तुम, अब देखना तुम देखना।
और बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट हो गया, पूरे मोहल्ले में सब लोग देख रहे हैं, पूरे लोग इकट्ठा वहाँ पे हो चुके हैं और किसी तरह से शिखा वहाँ से चले जाती है। नाउ द वर्स हैपन। अंकल जनरली 2 से 3 बजे के बीच में घर आ जाते थे, पर आज 6 बज चुके हैं। कमलेश घड़ी देख रहा है और बड़ा एंक्शियस हो रहा है कि 6 बजे तक पापा घर नहीं आए। वो पड़ोसी के पास जाता है और पड़ोसी अंकल से बोलता है कि अंकल एक बार आप पापा को कॉल करोगे क्या? एक्चुअली बुआ के फ़ोन में ना रिचार्ज नहीं है तो उनसे कॉल नहीं हो रही है, एक बार आप प्लीज़ कॉल करेंगे? तो उनके जो पड़ोसी हैं वो अंकल को कॉल करते हैं। घंटी जाती है पर कोई आंसर नहीं करता। अब करते करते 7 बज जाते हैं। तो कमलेश फिर उन्हीं पड़ोसी से रिक्वेस्ट करता है कि अंकल एक बार प्लीज़ हम मेरे साथ चलोगे क्या देखने पापा कहाँ गए? तो ये लोग अंकल के ऑफिस जाते हैं। ये ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं ऑफिस में कोई भी नहीं है और ऑफिस से बताते हैं कि अंकल तो अपना जो है 2 बजे चले गए थे वापस। अब ये लोग अंकल के स्कूल में ही होते हैं कि आंटी का कॉल आता है, यानी जो अंकल जो इनके पड़ोसी अंकल होते हैं उनकी वाइफ का कॉल इनको आता है कि जल्दी आओ इनके पापा गिरे मिले। तो ये लोग फटाफट वहाँ से घर वापस जाते हैं, देखते हैं कि अंकल रास्ते में एक जगह पे गिरे हुए होते हैं। वहाँ से उनको उठाते हैं, घर लाते हैं और घर पे जब ऊपर लेके जाते हैं तो देखते हैं कि अंकल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर जब डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर उनको डिक्लेयर कर देता है। दोस्तों, अंकल की डेथ इस पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा लॉस था। वो एक आदमी था जिसने पूरे परिवार को रोक के रखा हुआ था, संजो के रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था और उस आदमी का भी हाथ इस घर से अब उठ चुका है। कमलेश इस समय पे 16 साल का था। क्या उम्र होती है 16 साल, और उस पे सारे घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ चुकी थी। अंकल की डेथ के बाद आंटी की तबीयत धीरे धीरे डिटोरिएट होती गई और इस हद तक आंटी की तबीयत खराब हो गई कि उनकी सुध-बुध बिल्कुल खो चुकी थी। वो ज़मीन पे गद्दा डाल के लेटी रहती थी, वहीं पे कूड़ा करती थी, वहीं पे गंदगी करती थी, ना इनके लिए खाना बनाती थी। आंटी को कुछ होश ही नहीं था। वो वहीं पे पहले थूकने लगी, वहीं पे खाती थी, वहीं पे थूकती थी। बच्चे बेचारे सब साफ करते थे, बच्चे बेचारे सब कुकिंग करते थे और इवेंचुअली आंटी ने वहीं पे पॉटी सुसु करना भी शुरू कर दिया। वो गद्दे में लेटी होती थी और गद्दे के बगल में जाके यूरिन वगैरह कर देती थी। वो इस तरह से बिल्कुल उनका माइंड खराब हो चुका था और बच्चे बेचारे वो सब चीज़ें साफ करते थे और इनकी ज़िंदगी ना एकदम नर्क हो चुकी थी। बुआ घर पे रहती ज़रूर थी पर वो कुछ करती नहीं थी। वो सिर्फ बैठ के देखती रहती थी पर वो कुछ करती नहीं थी। उनका अपना ही चलता रहता था कि देखा मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये है वो है। वो शुरू से एक नेगेटिव पर्सनैलिटी थी, वो वैसी की वैसी ही रही। कमलेश और वो दोनों भाई बहन उसके, इन तीनों ने मिलके बहुत मेहनत करी और सब चीज़ों को ना संभाल के रखने की कोशिश करी, पर बेचारे बहुत परेशान थे। अब होता क्या है, अब वो कहते हैं ना दोस्तों, वक्त है हमेशा बदलता ज़रूर है। ऐसे ही कुछ सालों बाद जब कमलेश 12वीं क्लास में आया तो उसको एक स्कूल ट्रिप का ऑफर मिला। वो पूरी स्पॉन्सर ट्रिप थी। वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, केवी में से स्पॉन्सर ट्रिप्स आती रहती हैं और ये पूरी क्लास को लेके गए केवी वाले हरिद्वार। अब जब ये हरिद्वार गए ना तो इनको बीच में टाइम दिया गया कि चलो एक्टिविटीज के बाद आप घूम सकते हो। तो लोग हरिद्वार में जनरली घूम रहे थे और जब ये घूम रहे थे तो दूर इनको एक बाबा दिखता है। तो ये उस बाबा के पास चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। और जैसे ही कमलेश उस बाबा के पास पहुंचता है, वो बाबा कमलेश को देखते ही जोर जोर से बोलने लगता है, तेरे पे बेटा मारा काला जादू करा है, तेरे अपने नहीं करा है, मुझे सब पता है, तेरे को बचा सकता हूँ, तेरे को बचा सकता हूँ। अब जब उसने बात बोली तो कमलेश जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो कमलेश बोलता है कि बाबा प्लीज अब मेरी मदद करिए, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए इस चीज से, कैसे करूं, मेरा पूरा परिवार खराब हो गया है। तो बाबा इसको बोलते हैं कि जिसने तेरा करा है तुम्हें पता है वो कौन है, जिसने भी तेरे लिए करा है तू उसके घर का आटा और चावल मेरे लेके आ, वो तू पेपर ले आएगा तो मैं तेरे को एकदम इस चीज से बचा लूंगा। अब बाबा ने तो बात बोल दी और कमलेश भी घर वापस आ चुका है। कमलेश ये सोच रहा है कि यार अगर शिखा बुआ ने ये सब करा है, जिसकी उनको 99% तो गारंटी थी कि शिखा बुआ ने तो करा ही है, तो उनको था कि यार शिखा बुआ से साला बात ही नहीं हुई है 3-4 साल से, कैसे वहां से चावल और आटा कैसे लाया जाए। तो इवेंचुअली जो कमलेश की छोटी बहन होती है ममता से ये फोन करवाते हैं शिखा बुआ को। और ममता पहले शिखा बुआ को कॉल करके ना सॉरी बोलती है, कहती है कि मेरे को हमें ना आपकी बहुत याद आती है और हम अकेले हैं और मैं क्या करूं, मैं तो हल्द्वानी में मेरा मन नहीं लगता, ये घर बहुत नेगेटिव है, मैं छुट्टी बनाने कुछ दिन आपके घर आ जाऊं क्या। टू हर सरप्राइज शिखा बुआ उसको बोलती है, हाँ बेटा बिल्कुल आ जा, बिल्कुल मेरे साथ ही रहे, घर पे आके रहे तू, ये कोई पूछने वाली बात है। ये लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी रूड रिप्लाई फ्रॉम हर। तो ये लोग ममता को भेज देते हैं बुआ के घर पे रहने के लिए। अब ममता जब वहाँ पे रही होती है ना तो 3-4 दिन तो नॉर्मली रहती है, फिर चौथे 5वें दिन चुपचाप से किचन में जाती है और चुपचाप से वहां से ना प्लास्टिक के डब्बे में थोड़ा सा आटा और थोड़े से चावल ले लेती है और फिर उसके नेक्स्ट डे हल्द्वानी वापस आ जाती है और कमलेश को आके वो सामान दे देती है। इसके बाद कमलेश दोबारा हरिद्वार जाता है और हरिद्वार जाके उस बाबा को देता है। बाबा उस चावल और आटे को लेके पूजा करता है और जब पूजा कंप्लीट हो जाती है तो कमलेश पूछता है कि बाबा क्या अब हम लोग सेफ हैं।
तो बाबा बोलता है कि नहीं, ये जो तू चावल और आटा लाया था ये गलत है, ये उसका है ही नहीं जिसने तुम पे करा है, तुम इससे कुछ नहीं होगा। पर ये है कि पूजा हम बीच में रोक नहीं सकते थे, इसलिए हमने पूजा पूरी करी। ये सुन के कमलेश का दिमाग खराब हो जाता है। यंग बच्चा है ना, गर्म खून है। वो कहता है बाबा को माँ बहन की गाली करता है, कहता साले लूट दिया तूने मेरे को, ठग है तू साले, तूने झूठ बोला, तूने फायदा उठाया मेरा। कमलेश जब बाबा पे चीख रहा होता है ना, तो बाबा बोलता है तेरे को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तू पछताएगा, देखना तू पछताएगा। तू जा जा पता करके आ, जा तू कहीं भी पूछ, और कोई अगर मेरी बात को झुठला दे तो यहाँ के थूक देना मेरे मुंह पे। ये बात जब बाबा कमलेश को बोलता है तो कमलेश के दिमाग में घंटी बजती है। वो बोलता है यार एक बार क्रॉस चेक तो कर ही लेना चाहिए, हम एक ही बाबा की बात क्यों मान रहे हैं। तो उसके बाद वो घर वापस आता है, और फिर जो पड़ोस में अंकल होते हैं, पड़ोसी अंकल जो इनके होते हैं, वो बहुत ही स्वीट होते हैं। तो कमलेश पूरी बात पड़ोसी अंकल को बताता है। अब जो पड़ोसी अंकल हैं उनको भी हल्का हल्का तो पता होता है कि इस घर में यार कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वो बोलते हैं बेटा, एक गढ़वाल में केदारनाथ के पास एक बाबा बैठते हैं और वो बहुत सिद्ध हैं। और वो जो बाबा है ना दोस्तों, एक्चुअल में अगर आपको उनका नाम जानना होगा तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता उनका, वो एक्चुअल में वहाँ पे वो अंतर्यामी, वो सिद्धि है, उनको गजब के हैं, वो यंग है एकदम और गजब के बाबा हैं। तो वो उनके बारे में बताता है कि तू वहाँ जा, वहाँ जाके बेटा वो उनसे मिल, उनसे अगर तू मिलेगा वो तेरे सब सवालों के जवाब तेरे को देंगे, वो अंतर्यामी है बिल्कुल। तो कमलेश बेचारा, आप सोच रहे हो 16-17 साल का बच्चा, मतलब पढ़ाई छोड़ के सब छोड़ के वो जाता है, वो गढ़वाल जाता है। और जब वो वहां मिल जाता है, उनसे मिलता है, तो वो कमलेश को बताते हैं तू जो भी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है उन सब का जवाब तेरे खुद के घर में, तो अपने घर में ढूंढेगा ना, तेरे को सब जवाब मिलेंगे। मुझे खून दिख रहा है तेरे घर में, काला खून, वो काला खून है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिसने तेरे पे किया है औरत है, वो औरत है तेरे घर में रहती है, 24 घंटे तेरे साथ रहती है वो। और सुन, तेरे को यकीन ना आए तो उसे तू बोलना, यहाँ बुलाना, वो नहीं आएगी। जा घर जाके देख, तेरे को वहां सारे जवाब मिलेंगे। और जब ये बात कमलेश सुनता है उसका दिमाग घूम जाता है। वो कहता है घर में रहने वाली, ये कैसे हो सकता है। खैर वो फटाफट हल्द्वानी आता है वहां से, और हल्द्वानी आके घर की तलाशी लेना शुरू करता है। वो चप्पा चप्पा छान देता है घर का, किचन छान देता है, गार्डन खोद देता है, अपने कमरे, गद्दे, बिस्तर, अलमारी सब कुछ चेक कर लेता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। पूरा घर जब वो देख चुके होते हैं तो ममता बोलती है भैया ये बार गीता बुआ का रूम भी देख लेते हैं ना, ऊपर चलो ना। और एकदम से जब वो बोलता है तो कमलेश का दिमाग घूमता है। वो जाते हैं गीता बुआ के रूम में और रूम खोलते हैं। जब वो रूम खोलते हैं देखते हैं बहुत ही ना ऐसे फिल्दी सा रूम होता है, वो गंदा सा, उससे स्मेल आ रही होती है सीलन की। और वो एक एक करके गद्दा वद्दा उठा के देखने लगते हैं। एंड में वो लोग पहुंचते हैं गीता बुआ की अलमारी तक जिसमें ताला लगा हुआ होता है। अब वो एकदम ऐसे पुअरली कंस्ट्रक्टेड अलमारी होती है, तो कमलेश उसे जोर से खींचता है तो वो ताला सही थी, तब पल्ला फट जाता है उसका और पल्ला खुल जाता है। और जैसे पल्ला खुलता है इनके होश उड़ जाते हैं दोस्तों। उस अलमारी के अंदर एकदम काले रंग का कुछ पोत रखा होता है, और पता लग रहा होता है कि हाथ से ही लगाया है, लिटरली हाथ में रंग लगा के लगाया गया है, ऐसा होता है वो। उस पर कुछ लिखा गया है जो कि मिट गया था। वहां पे एक तांबे का लोटा है जिसके ऊपर एक ढक्कन सा है, और जैसे वो ढक्कन को उठाते हैं तो उनको उल्टी आने जैसी हो जाती है, उससे स्मेल आ रही होती है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। वो उसको ले जाते हैं बाहर और बालकनी में हल्का सा गिरा के देखते हैं, और दोस्तों वो खून होता है जो कि सड़ रहा होता है। बिल्कुल उन दोनों को ऐसे वॉमिटिंग जैसा हो जाता है, मुंह में वो हाथ लगा लेते हैं, और फिर से उस अलमारी की तरफ जाते हैं। और अलमारी में ना एक कागज रखा होता है, अखबार को हटाते हैं तो देखते हैं अखबार के नीचे बहुत सारे ना चिन्ह टाइप के बने हुए होते हैं। ऐसे से एक लाल रंग का कागज होता है जिसमें कुछ लिखा होता है, कुछ व्हाइट कलर पे रेड से लिखा होता है, कुछ रेड पे व्हाइट से लिखा होता है। और जो भी लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई होती है ना, वो कुछ अजीब सी होती है, इनके समझ में नहीं आती। हाँ, बट पता लग रहा होता है कि दिस इज समथिंग वेरी स्कैरी, कुछ गलत है ये। उसी अलमारी के नीचे वो लोग देखते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि कुछ कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए हैं, मोस्टली काले रंग के कपड़े हैं जिनके कॉर्नर्स काट रखे हैं, और कुछ अलग अलग कपड़े हैं जो शायद इन लोगों के ही कपड़े थे जिन पे शायद जादू टोना करके रखा गया है। नीचे एक ड्रॉर भी है जिसमें लॉक है, जो कि कमलेश खोल नहीं पाता उस समय पे, पर वो समझ जाता है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिलेगा पक्का। अब इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है क्योंकि इनके पैरों तले जमीन हट गई होती है। ये सोचते हैं कि शिखा बुआ है जो आके इन पे जादू टोना कर रही है, पर फिर गीता बुआ के कमरे से ये सब क्यों मिल रहा है। और क्योंकि बाबा ने इनको कहा होता है कि तेरे घर में ही वो रहती है जो कर रही है, तो ये समझ गए होते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में शायद एक गीता ही इन्वॉल्व है। ये लोग उस अलमारी को एज इट इज़ रख देते हैं जहाँ पे जो चीज़ थी, और ये आके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। जो बहन है इनकी छोटी ममता, बेचारी, उसका तो रोना ही नहीं रुक रहा होता है क्योंकि वो इतना घबरा चुकी होती है इन सब चीज़ों से। पर कमलेश उसे समझाता है कि देख, अगर हमें सच्चाई तक पहुँचना है ना तो थोड़ा सा शांत रहना तू, मैं एक बार बुआ से बात करूँगा। बुआ आती है मार्केट से
और आके देखती है इन सबको बैठे हुए, कुछ नहीं बोलती और चल जा रही होती है। तो जैसे ही वो उनको क्रॉस करके जा रही होती है ना सीढ़ी से ऊपर की तरफ को, तो ये आवाज़ मारता है, गीता बुआ, गीता बुआ। तो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, हाँ क्या हुआ? गीता बुआ, हम ना एक्चुअली गढ़वाल गए थे, तो हमें ना गढ़वाल में एक सिद्ध बाबा मिले, तो वो ना ऐसा कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम तू आएगा ना तेरी सारी प्रॉब्लम का मैं निवारण कर दूंगा, पर एक कंडीशन है मेरी। क्या क्या कंडीशन है उसकी? कंडीशन ये है उनकी, वो कह रहे हैं कि घर में ना जितने भी लोग रहते हैं सबको आना है, और आपको भी चलना पड़ेगा बुआ जी, और मैं ना मम्मी को भी ले जाऊंगा। उन्होंने बोला है कि एक बार आ जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती, बाबा बाबा मेरे को सभी फर्जी लगते हैं ये लुटेरे, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 बुआ, जाना पड़ेगा आपको, बोल रहे हैं वो, बोल रहे हैं बिना बुआ के नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बुआ, जाना पड़ेगा आपको, चलो मैं ले जाऊंगा आपको जबरदस्ती। मैं नहीं जाऊंगी बोल रही हूँ ना, नहीं जाऊंगी मैं, बदतमीजी मत कर मेरे से, नहीं जाऊंगी मैं। और ये बोल के वो सीधे अपने रूम की तरफ जाती है और फाट करके दरवाजा बंद करती है। जैसे ये पैनिक करती है, ये लोग कन्विंस हो जाते हैं, इनके समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी है इसी औरत ने किया है। ये लोग जाते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं, और जब 2-3 बार नॉक करने पे नहीं खोलते हैं तो ये जोर से लात मारता है कमलेश, और दरवाजा खुल जाता है। और वो जैसे कमरे के अंदर घुसता है, अलमारी का दरवाजा खोलता है, बोलता है, ये क्या करा है तूने, क्या चीज है ये, क्या है ये, क्यों करा तूने हमारे साथ ये सब? और जैसे वो बोलता है तो वो बुआ जमीन में बैठ जाती है और रोने लगती है, और रोते रोते बोलती है कि तेरे बाप ने क्या करा मेरे साथ है, उसने क्या करा मेरे साथ, मेरी गांव में शादी करा दी, गरीब के यहाँ शादी करा दी, मेरी दूसरी बहन की तो इतनी बढ़िया शादी कराई, तो मेरी नहीं करा सकता था? मैंने तुम्हारे से हमेशा प्यार किया, सब कुछ किया, इतनी जमीनें खरीद ली तुमने, इतना कुछ जोड़ लिया, दिया मुझे कुछ, मेरे को पूछा भी तुमने, मैंने क्या बोलते हो तुम हैं? और वो सीखा, वो इतनी अमीर हो गई, मैं गरीब रह गई, मैंने क्या किया है? अगर मैंने अपना सोचा तो कुछ गलत किया है मैंने? और भाई कमलेश हैरान, कह रहा है यार मेरे बाप ने भाई इस औरत के लिए क्या नहीं किया, और इस औरत ने मेरे बाप को ही मार दिया, मेरी माँ को ही पागल कर दिया। कमलेश को गुस्सा आता है, कमलेश मारता है उसके 2 थप्पड़, एक लात मारता है और सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, पीटते पीटते उसको घर से निकाल देता है और फिर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी देर में जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसको रियलाइज होता है कि ओ शिट, इसको घर से क्यों निकाल दिया मैंने, इसको तो पुलिस बुलानी चाहिए मेरे को। वो फिर फटाफट पुलिस में फोन करता है, पुलिस इनके घर पे आती है, तो पुलिस को ये पूरा दिखाते हैं कि देखो ये जादू टोना करती थी हमारे घर में रह के, ये सब करती थी, ऐसा 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 ऐसा, पूरा उनको समझाते हैं और बताते हैं कि इसने हमारे पापा को मार दिया और ये कर दिया। पर ऑब्वियसली ये सब चीज़ों पे पुलिस, आपको पता ही है कि एक्ट नहीं करती है। अंकल की डेथ हुई थी, इट वॉज एन एक्सीडेंट, मम्मी ऑब्वियसली बीमार हुई है तो इट कैन बी अ मेंटल सिकनेस, तो जो भी इनकी लाइफ में हुआ था ऑब्वियसली उसको प्रूव तो ये लोग नहीं कर सकते थे। पर हाँ, ये ज़रूर था कि इनके घर से वो चले गई थी, और उस दिन से आज के दिन तक करीबन 10 साल हो गए हैं, वो कभी घर वापस नहीं आई। ऐसा कमलेश को पता चला है कि कहीं ऋषिकेश में वो रह रही है कमरा लेके, और अभी कंप्लीटली इसको नहीं पता कि कहाँ रहती है, क्या रहती है। पर वैसे कमलेश कहता है मुझे कि भाई मैं एक्चुअली पढ़ना भी नहीं चाहता इन चक्करों में अब, मतलब उस औरत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया लिटरली। उसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो जो घर था दोस्तों जिसमें पहले वो रहता था, वो कुछ भी नहीं, उसकी कीमत 1-8 करोड़ रुपए थी, वो 30 लाख रुपए में बिका, क्योंकि ये काला जादू वाली जो खबर थी वो हर जगह फैल गई थी। तो उसके बाद वो तो इस घर में रह नहीं सकते थे, तो ये लोग बेचारे फिर किराए के घर में रहने लगे। फिर वो बहुत बड़ा जो पीस ऑफ लैंड था उनमें से कुछ पार्ट इन्होंने भी बेचा है, और अब एक अपने लिए नया घर लिया है इन्होंने। आंटी की दोस्तों अभी तक तबीयत खराब है, अभी एज ऑफ नाउ अभी तक आंटी की तबीयत खराब है और बिल्कुल डिसोरिएंट हो चुकी हैं वो। उनको खाने की सुध नहीं है, पीने की सुध नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, वो वहीं पे सुसु कर देती है, पॉटी कर देती है, मतलब वो सिचुएशन उतनी ही खराब है जितनी पहले थी। कमलेश अब गवर्नमेंट जॉब में आ चुका है वापस, अपने फादर की जगह पे वो प्लेस हो चुका है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। और इसकी जो छोटी बहन है वो भी अभी एक कंपटीशन वाला उसने एग्जाम निकाला है, ममता ने, वो भी क्लियर कर दिया। उनका जो बीच वाला जो भाई है कमलेश का, वो भी पढ़ ही रहा है, तो वो भी अपनी लाइफ में आई एम श्योर अच्छा करेगा। अंकल इनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जोड़ के गए हैं, तो डेफिनेटली उससे इनको बहुत हेल्प हुई। पर दोस्तों ये थी कहानी ब्लैक मैजिक की, और कितनी खतरनाक कहानी थी। जो इंसान के घर में था, सोचो इनको पता ही नहीं था कि पिछले कितने सालों से, 10 साल से इन पे काला जादू, टोना टोटका, पता नहीं क्या क्या ब्लैक प्रैक्टिसेस वो कर रहा था। और ये प्रैक्टिस ना शुरू ही तब हुई दोस्तों जब वो इनके लिए चिकन बना के इनको खिलाया ना उसने, जब वो मुंशारी से आई थी। क्योंकि इसके बाद जब मुंशारी में इन्होंने इंक्वायर किया था तो इनको पता लगा कि इसके जो घर वाले थे, गीता बुआ के जो घर वाले थे, वो नहीं मारते थे, ये उनको गाली गलौज करती थी, उल्टा था, यहाँ पे नेगेटिव बात बताती थी, ये थी उन पे एग्रेसिव। वो बेचारे तो सीधे साधे गांव के लोग थे। तो जब ये सारी बातें पता लगी तो इनको समझ में आ गया कि जो वो मुर्गा वगैरह लाई ना, वो सारा उसका पार्ट ऑफ द प्लान था। वो मुर्गा वगैरह में टोना टोटका करके लाई होगी, फिर वही मुर्गा इन लोगों ने खाया, उसी मुर्गे से इन पे काला जादू वगैरह हुआ, और धीरे धीरे आंटी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। और जब भी शिखा आती थी तो सारा शक शिखा पे जाए करके वो अपने अटैक्स वगैरह आना, ये जो काला जादू टोना टोटका ये बढ़ा देती थी, ताकि इनको ऐसा लगे कि शिखा ही ये सब चीज कर रही है।
और खुद पे जो ये बोलती थी कि मेरे को दर्द हो रहा है, उधर है, सब झूठ बोलती थी। जो भी टोना टोटका वगैरह करते हैं दोस्तों, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी पे कुछ गलत करोगे तो आप पे भी कुछ पार्ट उसका आता है। पर अब ये सच बोलती थी, झूठ बोलती थी कि इसको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि इस औरत ने इनका एक हंसता खेलता, एक समृद्ध, शांत, प्यारा सा परिवार को तबाह कर दिया। 3 बच्चे लिटरली अनाथ कर दिए दोस्तों। सो दोस्तों, ये थी कहानी कमलेश की कि कैसे उसकी खुद की बुआ ने भाई पूरा काला जादू करके उसका घर तबाह कर दिया। वो तो शिखा बुआ पे शक करते रह गए, पर असली में ये निकली गीता बुआ कल्प्रिट। जब भी शिखा इनके घर आती थी, शिखा बुआ, तो वो और ज़्यादा टोना टोटका जादू बढ़ा देती थी ताकि उसके जाने के जज्बात, इनको प्रॉब्लम्स वगैरह हों और शक सारा शिखा पे जाए और ये धीरे 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 इनके घर के अंदर घुस के इनके घर वर जायदाद वगैरह सब हड़प ले और अपना बदला जो भी उसको लगता था वो इन सब से ले ले। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी मुझे लगी है, क्योंकि जब आप स्पेशली ये जानते हो कि वो बंदा जिंदा एग्जिस्ट करता है आपके सामने, जिसकी रियल स्टोरी है, तो आपको फीलिंग और नेक्स्ट लेवल आती है। तो जो मैंने महसूस किया इस कहानी को सुन के, उससे थोड़ा कम ही आप लोग फील करेंगे, बट गजब की कहानी लगी मुझे। और यही चीज़ हमें बताता भी है कि इन चीज़ों से डेफिनेटली हमें केयरफुल भी रहना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम देवभूमि में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ तो हर गली में एक बाबा है, हर शहर में किसी ना किसी को सिद्धि है, तो इन चीज़ों से बच पाना पॉसिबल होता है। यही चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ होती होंगी, लोगों के परिवार उजड़ जाते होंगे। खैर दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दिलचस्प लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार भी दे सकते हैं, अपनी कहानी भी बता सकते हैं, आपको क्या फील हुआ इस कहानी को पढ़ के वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा प्लीज़, हाइप करते हैं तो थोड़ा वीडियो अच्छा चलता है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, अभी थोड़े से बचे हैं 2,000। आई होप ये वीडियो से सीधे 15,000 हो जाएं। और हाँ दोस्तों, आप सभी को, आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। आई होप ये दिवाली आप सबके लिए प्रॉस्परस हो, सभी का अच्छा हो, सभी का बहुत भला हो, सभी खुश रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।